नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन चुनाव आज तक पर। सबसे पहले दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें विशेष क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। महिला आरक्षण का चुनावी मुद्दा बनना तय। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लिया क्रेडिट, लेकिन कानून का अमल में आना अभी मुश्किल। इसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर से लगा झटका, कैसे और किसने दिया है झटका, ये हम आपको बताएंगे हमारी दूसरी खबर में। राजस्थान में कांग्रेस के टिकट उम्मीदवारों के लिए प्रदेश प्रभारी का एक बड़ा संदेश आया। वो संदेश किसी को खुश कर रहा है तो किसी को गमगीन भी कर सकता है। क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन ने फिर से विवादित बयान दिया, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि एक बार क्यों फिर ऐसा बयान आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया, 22 को वोटिंग है, तो इस बार के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहे, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी चुनावी खबरों पर भी आपसे करेंगे बातचीत। सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल यानी महिला शक्ति वंदन अधिनियम की। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने खुलकर बिल का क्रेडिट लेने का प्रयास किया और इस क्रेडिट होड़ से ये साफ हो गया कि महिला आरक्षण बिल का चुनावी मुद्दा बनना तय है। तो आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं कि इस बिल पर किस राजनीतिक दल ने क्या कहा है। सोनिया गांधी भी बोली हैं तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी उन पर सवाल उठाए। स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना। इस बिल का कानून बनना तो तय है, लेकिन प्रश्न अमल में आने के समय का है, क्योंकि कानून अमल में तब आ पाएगा जब जनगणना और परिसीमन हो जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग का मुद्दा अभी तक तूल पकड़ेगा, क्योंकि इसे लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी बीएसपी या जेडीयू ही इसकी वकालत नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के भीतर भी उमा भारती जैसे कई नेता इस बाबत बात कर रहे हैं। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा और बीजेपी इस बात के लिए क्रेडिट लेगी ही कि जो बिल इतने वर्षों से अटका हुआ था वो अंततः बीजेपी ने पास करवा दिया। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी को झटका लगा। पूर्व बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत और बीजेपी नेता राजेश पटेल ने भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके अलावा बुधनी क्षेत्र के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है और वहां कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये काफ़ी बीजेपी को संकट में डाल सकता है। दरअसल बीजेपी 1 महीने पहले ही अपने 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इन नामों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। अब तक कई नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सदस्यता ग्रहण करने वालों में सबसे अधिक वो नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, यानी कि वो वापस जा रहे हैं। इंदौर के बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन के बाद चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा ने सिर्फ 2 दिन में पार्टी छोड़ दी। बीजेपी भले ही नेताओं को अवसरवादी बताए, लेकिन सच यही है कि बीजेपी की ये नेता परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी आम कार्यकर्ताओं और लोगों को साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इस कड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसके जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो संकेत है कि चुनाव नज़दीक हैं और आरोपों का ये खेल अब और तेजी से चलेगा। कमलनाथ को सुनिए। आप केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। यही सच्चाई है जो हमारे प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।
राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का इंतजार अब लंबा हो चला है। दिल्ली में हुई बैठक में 1 सितंबर में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने की कांग्रेस ने घोषणा की थी, लेकिन अब बदली परिस्थितियों के बीच देखना होगा क्या होता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक लिस्ट आने की उम्मीद है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने संकेत दिए। रंधावा बोले कि ज़मीन पर पार्टी के लिए जो काम करेगा कांग्रेस की बात करेगा और जो दिल से कांग्रेसी है ऐसे लोगों पर ही पार्टी दांव खेलेगी, मतलब जिताऊ व्यक्ति ही कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। इसके अलावा रंधावा ने बागियों को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। सुनिए सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी कांग्रेस क्या कहते हैं। एक बात मैं बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूं कि जो विनेबिलिटी आएगी उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो छक में रहें, जहाँ वो क्या करते हैं, जो काम करेगा, जो कांग्रेस की बात करेगा, जो डरेगा नहीं, जो पूरी तनदेही से कांग्रेसी है, जिसके दिमाग में है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इधर उधर चला जाऊंगा, उनका भी सर्वे हम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, राजस्थान में पार्टी बागियों को सर उठाने का मौका नहीं देना चाहती, जबकि जिताऊ उम्मीदवारों को खोजने की प्रक्रिया जारी है। यानी कई ऐसे उम्मीदवारों के टिकट कटना तय है जो अभी तक ये मानकर बैठे हैं कि उनका टिकट तो पक्का है, टिकट उन्हें ही मिलेगा। बात राजस्थान की हो रही है तो अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। राजस्थान में सत्ता प्राप्त करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ऐसा पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में दिख रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इन यात्राओं से किनारा करना पार्टी और पार्टी के बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगलवार को झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। वसुंधरा ने इस क्षेत्र का पिछले 33 वर्षों से राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व किया। राजे 1989 से 2003 तक 5 बार संसद में झालावाड़ से निर्वाचित प्रतिनिधि रही। इसके बाद उन्होंने झालावाड़ जिले के झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य करके अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी। गौरतलब है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा का पहला चरण 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र मंदिर में शुरू हुआ था। 47 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद 1847 किलोमीटर की यात्रा मंगलवार को जयपुर में ही समाप्त हुई है। तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने फिर सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। बोले, छुआछूत को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना होगा। राज्यपाल के जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के बयान के पलट में उदयनिधि ने कहा कि जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए सनातन को खत्म करना जरूरी है। सुनिए उदयनिधि ने क्या कहा। Who are you? What authority do you have? நான் கேட்கிறேன் திரு ஆளுநர்களே, who are you? Are you a people's representative? You are just a postman. அவர் பேர் ஆர்.என். ரவி கிடையாது, ஆர்எஸ்எஸ் ரவி. What authority do you have? You have no rights. ஆளுநர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்யுங்க. தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு தொகுதி நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க. நான் இல்லை, எங்க கழகத்துடைய முக்கிய தலைவர் யாரும் கிடையாது. எங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஒரு கடைக்கோடி தொண்டனை நிக்க வச்சு உங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சதுன்னா மக்களை சந்திங்க. உங்களுடைய சித்தாந்தங்களை எல்லாம் எங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் போய் சொல்லுங்க, செருப்பை கழட்டி अडिपांगे। लेकिन ये मामला सिर्फ बयान का नहीं, मामला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम सनातन पर उदयनिधि के विवादित बयान को पहले ही चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। इंडिया की पिछली बैठक में तय हुआ था कि घटक दल के नेता अब सनातन के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उदयनिधि का ये बयान बता रहा है कि घटक दलों के बीच मीटिंग की सहमति ज़मीन पर असर नहीं दिखा पा रही। यही बात कुछ चुनिंदा एंक्स पर लगाए बैन के मामले में दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग पर मतभेद पहले से, कुल मिलाकर उदयनिधि के बयान का लाभ बीजेपी को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के नेता परेशानी में घिरेंगे क्योंकि तमिलनाडु में अपनी राजनीति चमकाने के लिए उदयनिधि के बयान पर सफाई उन्हें ही देनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। 22 सितंबर को 54 कॉलेजेस के छात्र अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी चुनेंगे। सभी छात्र संघों पर अपना पूरा जोर है, चाहे वो एबीपी हो, एनएसयूआई। इस बार चुनावी मुद्दे हैं 1 कोर्स 1 फीस, महिला सुरक्षा, फ्री वाईफाई, नई हॉस्टल की मांग। इस चुनाव प्रचार के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। एक छोटी सी झलक आज की अंतिम छात्र रैली की हम आपके लिए दिखाते हैं।
हमारे संवाददाता दे रहे हैं पूरी जानकारी। छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 22 तारीख को वोट दिए जाएंगे, मतदान किए जाएंगे। 54 कॉलेज जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके छात्र जो है 22 तारीख को ये फैसला लेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होगा। इन 4 पदों पे चुनाव होने हैं और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसीलिए चाहे वो NUSI हो, चाहे वो ABVP हो, चाहे वो आयशा हो, सब अपना दमखम लगा रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। मुद्दे हैं 1 कोर्स 1 फीस, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो महिला छात्र हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, फ्री वाईफाई का मुद्दा है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। अब इंतजार है 22 तारीख का, जब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर RSS यूपी में एक्टिव हो गई। लखनऊ में मंगलवार को संघ और सरकार के बीच की समन्वय बैठक के बाद तय हुआ कि बीजेपी और संघ के सहयोगी संगठनों ने तय किया कि गांव-गांव तक संगठनों में दलित महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे। संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल हुए। बैठक में यह भी तय हुआ कि संघ हर जिले में महिला सम्मेलन करेगा। संघ के सहयोगी संगठनों पर प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति भी की जाएगी। दरअसल संघ पर यह आरोप वर्षों से लगता रहा है कि उसके संगठनों में महिलाओं की मौजूदगी नहीं है या फिर ना के बराबर है। फिर PM मोदी जिस तरह महिलाओं को लेकर रणनीति बना रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण महिला वोटरों को रिझाना है। संघ बीजेपी की रणनीति पर जमीन पर कारगर करना चाहता है, उतरना चाहता है। तो चुनावी खबरों में हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी विभिन्न जानकारी, दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।